पंचायत आम निर्वाचन 2021 मतदान संचालन कैसे होगा, इस संदर्भ में आप लोगों को यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। आप इसे गौर से देखें कि इसके संदर्भ में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे P1 P2 प्रिजाइडिंग उनका क्या काम होगा, उनका कर्तव्य क्या है, कैसे फंक्शन करेंगे और किस तरीके से कार्य को संपादन करेंगे। इन सारी चीज़ों को इस मतदान संचालन के अंतर्गत पंचायत आम निर्वाचन 2021 का जो मतदान संचालन की प्रक्रिया है उसको हम लोग यहाँ ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सर्वप्रथम आपको बता दें कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 योजना बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग समझते हैं कि ग्राम कचहरी का जो पद है उसमें पंच और सरपंच ये दो पद हैं, और ग्राम पंचायत का जो पद है उसमें ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, जिला परिषद सदस्य। आपको इसमें ग्राम पंचायत के पद जो हैं पंच और सरपंच के, वह है निर्वाचन मतपत्र मतपेटिका के माध्यम से उसका कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के जो पद हैं ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, जिला परिषद सदस्य, इन सब का निर्वाचन M2 मॉडल EVM के माध्यम से किया जाएगा। अब आगे आते हैं कि मतदान दल का गठन कैसे किया जाएगा, उनमें कितने सदस्य होंगे, उसके बारे में यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन पदाधिकारी होंगे, एक प्रथम मतदान पदाधिकारी होंगे, एक द्वितीय मतदान पदाधिकारी होंगे और 3 तृतीय मतदान पदाधिकारी होंगे। इस बार तृतीय मतदान पदाधिकारी का जो नाम होगा P3A, P3B, P3C, इस तरीके से उनके पत्र पर अंकित रहेगा और उसी के आधार पर उन्हें काम करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अपरिहार्य कारणों से प्रथम मतदान पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। तो ये तो पहले से ही पूर्व में जो नियमावली है उसके तहत ये कार्य होता है। उसके आगे आपको बता दें कि मतदान के दौरान पदाधिकारियों के जो कर्तव्य हैं उससे यहाँ देखिए कि पीठासीन पदाधिकारी के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी का जो कार्य है कि मतदान केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखना तथा नियमानुसार मतदान का संचालन करना, बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 का नियम 34 के अनुसार आपको बता दें कि शांति बनाए रखना होगा। मतदान केंद्र पर किसी मतदान पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र पर उपस्थित किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अभ्यर्थी का संबंधी, समर्थक, निजी कर्मचारी नहीं है मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा इसकी सूचना वे अविलंब जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत एवं निर्वाचन पदाधिकारी को दे देंगे। तो एक उनके पास ये अधिकार क्षेत्र है, उनका पावर है, उस हिसाब से वो मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी अपने अधीन मतदान पदाधिकारी की वो बहाली कर सकते हैं। आगे है कि प्रथम मतदान पदाधिकारी के क्या क्या कार्य हैं उसको समझने का यहाँ प्रयास कीजिए। निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होते हैं वो। EPIC वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर निर्वाचन की पहचान करना, निर्वाचन के मतदाता क्रमांक संबंधी विवरण जोर से पढ़ना, पंच एवं सरपंच पद के मतपत्रों का वो प्रभारी होंगे, मतपत्रों के प्रत्यर्पण पर मतदान का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान लेना तथा उस पर मतदाता क्रमांक अंकित कराना होगा। पर मतदान के पहचान का आधार EPIC तथा अन्य भी अंकित करना। उसके साथ साथ पंच एवं सरपंच के पदों को द्वितीय मतदान पदाधिकारी को हस्तगत कराना, ये इनका प्रथम मतदान पदाधिकारी के कार्य हैं। अब आगे आते हैं कि द्वितीय मतदान पदाधिकारी के क्या कार्य हैं। तो उनका पहला काम है अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रभारी होगा, जो
चुनाव हम लोग कराते हैं तो अमिट स्याही जो मिलती है, तो ऐसे व्यवहारिक रूप से P3 करते थे, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से द्वितीय मतदान पदाधिकारी को ये दिया गया है, उन्हीं के पास ये रहेगा और उनके प्रभारी हों। द्वितीय मतदान पदाधिकारी का जो कार्य है आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। द्वितीय मतदान पदाधिकारी का काम है, उससे संबंध में आपको बता दें कि अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रभारी द्वितीय मतदान पदाधिकारी होंगे तथा निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना भी उनका काम होगा। मतदाता रजिस्टर का प्रभारी तथा मतदाता रजिस्टर पर मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान प्राप्त करना उनका कार्य रहेगा। मतदाता को पर्ची निर्गत करेंगे। P1 से प्राप्त पंच तथा सरपंच के मतपत्रों को P3 को हस्तगत करा देंगे, उन्हें उपलब्ध करा देंगे। अब आगे आता है कि तृतीय मतदान पदाधिकारी के क्या कार्य हैं। बता दें कि तृतीय मतदान पदाधिकारी का जो कार्य है उसके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। तो P3 हमने पहले भी बता दिया है कि P3 3 गो होंगे। तीनों P3 का नाम होगा P3A, P3B, P3C। तीनों का नाम P3 होगा, लेकिन ABC करके होगा। पहला P3A जो है उनका काम है प्लास्टिक वोटिंग स्टिक का, वे प्रभारी रहेंगे। P2 से प्राप्त 2 मतों को प्रक्रिया अनुसार मोड़कर मतदाता को हस्तगत करा देंगे तथा मतदान प्रक्रिया को बता देंगे। P3B का काम रहेगा मुखिया तथा ग्राम पंचायत सदस्य पद के CU का प्रभारी वो रहेंगे। मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त कर P3C को दे देंगे तथा CU को बैलेट बटन दबा देंगे ताकि वोट वहाँ से निर्गत हो जाए। उसी तरीके से P3C का जो कार्य है वो पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य पद के CU का प्रभारी होंगे और P3B से प्राप्त मतदान पर्ची का संग्रहण कर तथा CU का बैलेट बटन वो दबा देंगे। तो ये P3 के कार्य हो गए। अब आते हैं आगे की प्रक्रिया में कि मतदान हेतु सामग्री की प्राप्ति तथा जांच। मतदान से एक दिन पूर्व या प्रस्थान के दिन मतदान कर्मी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियत स्थल से मतदान सामग्री प्राप्त की जाएगी। प्रस्थान से पूर्व मतदान कर्मी यह जांच कर लेंगे कि हस्तगत पुस्तिका में अंकित सभी सामग्रियाँ जो मिली हुई हैं वो सही हालत में है तथा सही मात्रा में उन्हें प्राप्त हुई है। ईवीएम की जांच विशेष रूप से की जाए, जिस क्रम में ध्यान देना है कि जो ईवीएम है संबंधित मतदान केंद्र का है कि नहीं है। दूसरा है कि ईवीएम पद का, जिस पद का ईवीएम है उससे संबंधित मतदान ईवीएम की जांच विशेष रूप से की जाए, जिस क्रम में ध्यान देना होगा कि ईवीएम संबंधित मतदान केंद्र का हो, जिस पद का ईवीएम है उससे संबंधित मतपत्र लगा हो, स्लाइड स्विच सही स्थिति में हो, एड्रेस टैग तथा पिंक पेपर सील होता है वह लगा हुआ होना चाहिए। मत पेटिका मतपत्र की जांच कर लेनी है, अन्य सामग्रियाँ की भी जांच कर लेनी है। अब आते हैं कि मतदान के पूर्व मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्था क्या क्या होगा। तो मतदान दल को कम से कम 3 घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचना है। मतदान केंद्र पर AMF को उपलब्धता देखना है। मॉडल लेआउट के अनुसार यथासंभव मतदान केंद्र की स्थापना करनी है। मतदान अभिकर्ता को बैठने की व्यवस्था करनी है। मतदान कोष्ठक की व्यवस्था करनी है जो कि 5 होगी। मतदान केंद्र के बाहर सूचना का प्रदर्शन करना होगा, जिसके अंतर्गत मतदान केंद्र का संख्या एवं नाम रहेगा। मतदान केंद्र से संबद्ध मतदाता सूची रहेगी और प्रपत्र 9 रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपको बता दें कि मतदान केंद्र में प्रवेश होने के हकदार कौन कौन होंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अवांछित लोग भी आ जाते हैं, जिस वजह से घटनाएं हो जाती हैं, विवाद बढ़ जाता है। तो ये ध्यान देना है कि वहाँ पर कौन कौन एंट्री करेंगे। पहला है मतदाता जिनको वोट गिराना है। दूसरा है मतदान पदाधिकारीगण जो वोटिंग करा रहे हैं।
निर्वाचन से संबंधित कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक जो होंगे वो आ सकते हैं। आयोग के जो डीओ है, आरओ है द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है वो आ सकते हैं। अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, मतदाता के साथ गोद वाले शिशु, अंधे, विकलांग, मतदाता के सहचर, मतदाताओं की पहचान के लिए नियोजित व्यक्ति, केंद्र या राज्य से कोई भी मंत्री, संसदीय सचिव निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ पदाधिकारी एवं कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आएंगे, वे आ सकते हैं। पत्रकार पंक्ति में खड़े मतदाताओं को फोटो ले सकते हैं, परंतु वो किसी व्यक्ति का मतदान करते हुए फोटो नहीं ले सकते हैं, जिससे कि मतदान की गोपनीयता भंग हो। यानी कि यहाँ पर पत्रकार लोगों का भी कर्तव्य बता दिया गया है कि उन्हें क्या करना है। अब आगे आते हैं कि वास्तविक मतदान के पूर्व की तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या उसका तैयारी होगा। तो मॉडल लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करनी है। बनावटी मतदान का संचालन 90 मिनट पूर्व करना है। बनावटी मतदान के उपरांत सीलिंग की कार्यवाही करनी है। मतदाताओं के प्रवेश तथा निकास का नियमन। उसके बाद मतदान की गोपनीयता के संबंध में चेतावनी। मतदान प्रारंभ की घोषणा। अब इसके अंतर्गत क्या है, मतदान प्रारंभ होने की घोषणा ईवीएम तथा मतपेटिका के लिए अलग अलग करना है, क्योंकि इस बार तो हम सभी जानना है कि 2 पद के लिए मतदान पेटिका का इस्तेमाल होगा, तो वो खाली है, उसके लिए आपको एक अलग घोषणा पत्र भरना होगा, और जो ईवीएम है उसके लिए एक अलग घोषणा पत्र भरना होगा। अब आते हैं कि अमिट स्याही या मार्कर पेन का जो प्रयोग हुआ कैसे करना है, क्या करना है, उसको समझने की जरूरत है। तो मतदाता पहचान सत्यापन उपरांत मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेने के पूर्व मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही मार्कर पेन से चिन्ह लगाया जाएगा। दूसरा है कि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी नहीं होने की स्थिति में बाएं हाथ की किसी उंगली पर उपलब्ध हो अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रयोग किया जाएगा। बाएं हाथ में कोई उंगली नहीं होने पर दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रयोग किया जाएगा। दाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं होने की स्थिति में तर्जनी से प्रारंभ कर किसी भी उंगली पर अमिट स्याही मार्कर का प्रयोग किया जाएगा। दोनों हाथ में कोई उंगली नहीं होने पर बाएं हाथ के अंतिम सिरे पर अमिट स्याही मार्कर पेन का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं कि मतदाता रजिस्टर का प्रयोग कैसे होगा, उसका क्या काम है और उसको कैसे संधारित करना है, इसके संदर्भ में जानते हैं। तो मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय अपना पूरा नाम तथा उपनाम अंकित करेंगे। मतदाता का लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। मतदाता द्वारा मतदाता रजिस्टर पर पूर्ण हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर अंगूठे का निशान लेना होगा। मतदाता द्वारा यदि अंगूठे का निशान भी मतदाता रजिस्टर पर लगाने से इनकार किया जाता है तो मतदाता को पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से इसको संधारित करना है। अब आते हैं कि बनावटी मतदान यानी कि मॉक पोल का संचालन कैसे होगा। तो बनावटी मतदान मॉक पोल मतदान प्रारंभ होने के वास्तविक समय से 90 मिनट पूर्व प्रारंभ कर देना है। बनावटी मतदान में प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम एक मत देना आवश्यक है। ये समझ गए कि मतदान जो करना है ईवीएम के माध्यम से वो मॉक पोल करना है, एक मतदान सभी कैंडिडेट को दे देना है। बनावटी मतदान के उपरांत ईवीएम में रिकॉर्ड डेटा को शून्य किया जाना तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को दिखाया जाना आवश्यक है। उसे दिखा देना है कि ये खाली है, इस तरीके से उसको क्लियर करके बता देना है। बनावटी मतदान के उपरांत जो सीयू को एड्रेस टैग है, स्पेशल टैग है, ग्रीन पेपर सील है तथा स्ट्रिप सील है, उसको सील किया जाना आवश्यक है। अब आते हैं मतदान केंद्र पर तथा आसपास कानूनी प्रावधान। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130 उपधारा 5 निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों का पालन तथा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। बिहार पंचायत और 2006 की धारा 130 उपधारा 6 निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मी के लिए वर्जित कार्य। किसी भी व्यक्ति को
उसका मत देने के लिए प्रेरित करना, किसी व्यक्ति को उसके मत न देने के लिए प्रेरित करना, किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना, ये गोपनीयता भंग करने की श्रेणी में आता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130 की उपधारा 7 मतदान केंद्र के पास चुनाव प्रचार पर रोक, 100 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह का कोई प्रचार नहीं होगा। धारा 130 उपधारा जो 8 है, मतदान केंद्र या उसके नज़दीक विच्छृंखलन आवश्यक के लिए सख्ती करना। धारा 130 उपधारा 9 मतदान केंद्र पर आचरण के लिए औचार के लिए शास्ति पत्र देना। धारा 130 उपधारा 14 मतदान केंद्र या उसके नज़दीक शस्त्र लेकर जाने का प्रतिबंध। धारा 130 उपधारा 15 मतदान केंद्र से मत पत्रों को हटाना अपराध। धारा 130 उपधारा 17 अभ्याक्षेपण के तहत कार्रवाई। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि ये जो है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130 की उपधारा धाराएं हैं, जिसके माध्यम से केंद्र स्तर पर आसपास पर कानूनी प्रावधान जो लागू हैं इस नियम के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। मतदाताओं की जो पहचान है उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है और किसको मान्य किया गया है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है पहचान का मुख्य आधार ईपिक, जो सबसे मूल चीज़ है। उसके बाद आता है मतदाता के पास ईपिक नहीं होने पर प्रथम मतदान पदाधिकारी आयोग द्वारा निर्धारित 16 वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। अब कौन कौन सा है उसको समझिए। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, ये सारा एक ही है। तो ये 2 नंबर का हुआ। तीसरे नंबर का है श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड भी इसमें मान्य होगा। मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जो जॉब कार्ड है वो उसकी भी मान्यता है। 5वां है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महापंजीयन द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड। 6ठा है बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक। 7वां है आयकर पहचान पत्र यानी कि पैन कार्ड। 8वां है राज्य केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां द्वारा उसके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। ड्राइविंग लाइसेंस 9वां है। 10वां है आपको सांसदों, विधायकों, पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र। 10 नंबर का हो गया। 11वां जो है आपका फोटो युक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र। 12वां हो गया सक्षम पदाधिकारी जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र। 13वां जो है फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस है उसके कागजात दिखा के वोटिंग कर सकते हैं। 14वां है पासपोर्ट। 15वां है फोटो युक्त संपत्ति दस्तावेज या पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला आदि के माध्यम से भी आप वोटिंग कर सकते हैं। 16वां है मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी या विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र के माध्यम से भी आप चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं इस पंचायत चुनाव में। आगे आते हैं कि मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कौन करेंगे, उसके बारे में ये सूचना है कि यदि बीयू में कोई खराबी आ गई हो तब किस स्थिति में वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। मतदाता द्वारा बीयू से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। मतदाता द्वारा मतदान कोष्ठ में अनावश्यक अधिक समय तक रुकने के स्थिति में भी आप उसको देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी मतदान अभिकर्ता जो इच्छुक हों के साथ मतदान कोष्ठ में प्रवेश करके और उसका निराकरण करेंगे। अब आते हैं कि मतदाता पर अभ्याक्षेपण से संबंध में आप लोग समझ जाएं कि मतदान की पहचान पर अभ्यर्थी या अभिकर्ता द्वारा अभ्याक्षेप किया जा सकता है। अमिट स्याही का निशान लगाने के पूर्व किए गए अभ्याक्षेपण पर ही विचार किया जाएगा। अभ्याक्षेप के मामले का निष्पादन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नियम 61(2) के उपधारा 2 के अधीन प्रपत्र 14 में आक्षेपित सूचना भरते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अभ्याक्षेपणकर्ता द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के पास 10 रुपये की धनराशि जमा करने के उपरांत ही अभ्याक्षेप पर विचार किया जाएगा। आक्षेप सही सिद्ध होने पर उस व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तथा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में यथास्थान विवरण दिया जाएगा। आक्षेप सिद्ध नहीं होने पर मतदाता को मत देने की इजाज़त दी जाएगी तथा जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। अब आते हैं कि दृष्टिहीन या निःशक्त मतदाता द्वारा मतदान कैसे होगा। तो उसके संबंध में जो गाइडलाइन है उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो मतदान केंद्र में मतदान हेतु दृष्टिहीन निःशक्त मतदाता मतदान करने हेतु एक सहायक का सहयोग ले सकते हैं। सहायक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। निःशक्त या दृष्टिहीन मतदाताओं का विवरण प्रपत्र 15 में संधारित करेंगे। सहायक मत को गोपनीय रखने हेतु पीठासीन पदाधिकारी को घोषणा पत्र देगा और इस माध्यम से वो वोटिंग कर सकते हैं। अब निर्वाचक को मत नहीं देने का विनिश्चय के संबंध में जानते हैं। यदि कोई मतदाता रजिस्टर में उसका विवरण अंकित होने तथा हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लगाने के पश्चात अपना मत नहीं देने का निश्चय करता है तो उस पर मत देने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। ऐसे मतदाता के मामले में मतदाता रजिस्टर में उसके नाम के सामने मत नहीं देने का विनिश्चय किया गया लिख दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पद के लिए मतदान नहीं करने का निर्णय लिया गया है तो मतदान रजिस्टर में उन पदों का नाम अंकित करते हुए मत नहीं देने का विनिश्चय किया गया लिखा जाएगा। गोपनीयता भंग करने के मामले में भी कुछ प्रावधान है, उसे यहाँ समझिए कि मतदाता की मतदान केंद्र के अंदर मतदान को पूर्ण गोपनीय बनाए रखनी होगी। यदि कोई मतदाता गोपनीयता भंग करता है तथा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी मतदाता मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करे तो पीठासीन पदाधिकारी ऐसे मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कि मतदाता रजिस्टर में उक्त मतदाता की विवरण के सामने मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई, मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया, अंकित किया जाएगा। अब निविदत मत क्या है? तो मतदान के समय यदि कोई मतदाता मताधिकार के प्रयोग करने की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले ही मतदान किया जा चुका है, पीठासीन पदाधिकारी उस व्यक्ति को सही पहचान करेगा और संतुष्ट होने पर ही वह सही मतदाता है और उसे अलग से प्राप्त निविदत मत पत्रों के माध्यम से मत देने की अनुमति प्रदान करेगा। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 16 में निविदत मतपत्रों की सूची संबंधित विवरण संधारित करते हुए मतदाता का हस्ताक्षर निशान लेगा। पीठासीन पदाधिकारी निविदत मतपत्रों के आखिरी बंडल में से अंतिम क्रमांक की ओर से मतदान जारी करेंगे। अब है असमान या आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही। बलवा या हिंसक होना, संभावना होना, मतदान केंद्र पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को मदद लें और उत्पन्न परिस्थितियों से प्रयास करने के बाद ही मतदान जारी रखना संभव न होने पर मतदान रोक दें। इस आशय की औपचारिक घोषणा सबके समक्ष करें। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी यदि मतदान चालू रखना संभव न हो तो मतदान स्थगित कर दें। इस आशय की औपचारिक घोषणा सबके समक्ष करें। तो इसके साथ ही उक्त दोनों मामले में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी को मामले के पूरे तथ्य दर्शाते हुए विस्तृत प्रतिवेदन तत्काल भेजना चाहिए। अब आता है बात बाधित मतदान को पुनः आरंभ कैसे करेंगे। तो अल्पकालिक स्थगित मतदान जब पुनः प्रारंभ किया जाए उस वक्त उपस्थित मतदान अभिकर्ता के समक्ष मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार मतदाता की जो चिन्हित प्रति है के अनुसार मतदान संपन्न होगा तथा जिन मतदाताओं ने पूर्व में मत दे दिया हो उन्हें पुनः मत देने की अनुमति नहीं होगी। तो ये
ज़रूरी है कि इस चीज़ को ध्यान देना है कि अगर पुनर्मतदान होता है, रीस्टार्टिंग होता है मतदान के, तो पहले जो दिए हैं वो ऑलरेडी उनका गिनती माना जाएगा और नए सिरे से जो वोटिंग होगी उसमें पहले वाले जो मतदाता हैं उनको वोट नहीं गिराया जाएगा। अब आते हैं कि आयोग से निर्देश प्राप्त करने के मामले में क्या निर्देश है। यदि किसी अप्राकृतिक व्यक्ति द्वारा किसी वोटिंग मशीन मतपेटी को विधि विरुद्ध उठाकर ले जाया गया तो हो, यदि कोई वोटिंग मशीन मतपेटिका दुर्घटनावश नष्ट हो गई हो, भीग गई हो, क्षतिग्रस्त हो गई हो या गड़बड़ी कर दी गई हो और मतदान का परिणाम अनिश्चित नहीं किया जा सके, ऐसी स्थिति में तो वोटिंग मशीन में मत रिकॉर्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गई हो, प्रक्रिया में कोई ऐसी भूल या अनियमितता हो गई हो जिसमें मतदान दूषित होने की संभावना हो, मतदान केंद्र पर कब्जा हो गया हो, इन परिस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी तथ्य परक प्रतिवेदन तत्काल निर्वाची पदाधिकारी को भेजेंगे तथा निर्वाची पदाधिकारी इस मामले को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। मतदान की समाप्ति के संबंध में आपको बता दें कि मतदान समाप्ति के पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित सभी मतदाता मतदान करेंगे। जितने भी उपस्थित होंगे वो मतदान करेंगे। मतदान प्रारंभ होने में देरी होने पर भी मतदान की समाप्ति नियत समय पर हो जाएगी, बशर्ते कि मतदान समाप्ति के समय कोई मतदाता मत देने के लिए उपस्थित नहीं हो। अब मतदान बंद कैसे करना है, तो ईवीएम का जो ईवीएम है उसके बाद सीयू को बंद करेंगे, उसके बाद क्लोज बटन का दबा देंगे। मतपत्र मतपेटिका को कैसे बंद करना है, तो मतपत्र के दिन यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी भी मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात एक भी वोट नहीं डाला जाता है, ऐसी परिस्थिति में मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान दल द्वारा ईवीएम एवं मतपेटिका उसी प्रकार सील की जाएगी जैसे कि एक समान मतदान केंद्र पर सील किया जाता है तथा मतपत्रों में भी उसी रीति के अनुसार विवरण अंकित करते हुए सीलबंद करते हुए संग्रहण स्थल पर जमा किया जाएगा। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तथा पेपर सील लेखा। ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों तथा मतपेटिका में डाले गए मतपत्रों से संबंधित मतपत्रों का लेखा अलग अलग प्रपत्रों में पदवार तैयार किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों एवं मतपेटिका में डाले गए मतपत्रों से संबंधित मतपत्रों का लेखा अलग अलग प्रपत्रों में पदवार तैयार किया जाएगा। वोटिंग मशीन से रिकॉर्ड किए गए मतपत्रों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा, इसके संबंध में आपको बता दें कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग 2 प्रति में तैयार किया जाएगा। मतपत्र लेखा की अलग अलग लिफाफों में रखा जाएगा तथा ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तथा पद नाम अंकित करना होगा। वोटिंग मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या जो कुल संख्या होगी, मतदाता रजिस्टर पर अंकित कुल मतदाताओं की संख्या से मत न देने का निश्चय करने वाले तथा मत देने के लिए अनुज्ञान नहीं किए जाने वाले मतदाताओं की संख्या घटाकर प्राप्त संख्या के समतुल्य होगी। मत पेटिका में संग्रहित मतों का मतपत्र लेखा तथा पेपर सील लेखा। तो इसमें है कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 17 में मतपत्र लेखा तथा प्रपत्र 18 में पेपर सील लेखा प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 2 प्रति में तैयार किया जाएगा। मतपत्र लेखा तथा पेपर सील लेखा अलग अलग लिफाफे में होगा जिस पर मतपत्र लेखा तथा पेपर सील लेखा अंकित किया जाएगा। तो ये अलग अलग होगा, उस पर अंकित किया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी को जो डायरी होगी उस संबंध में ये सबसे जो चुनाव का जो आईना होता है यही पीठासीन पदाधिकारी की डायरी होती है और इस डायरी के अनुसार आपको बता दें कि निर्वाचक का अत्यंत महत्वपूर्ण यह दस्तावेज है। यदि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है तो कारण सहित इसका उल्लेख डायरी में किया जाना चाहिए। 90% से अधिक मतदान होने की स्थिति में डायरी के उपयुक्त कलम में प्रतिशत लिखकर उसे तारांकित कर देना चाहिए। उपस्थित अभ्यर्थियों तथा अभिकर्ताओं की केवल संख्या लिखना चाहिए, नाम का उल्लेख नहीं करना है। यदि मतदान कोष्ठ में जाकर मतदान देने में
सहायता करनी पड़ी तो उन मतदाताओं की संख्या का उल्लेख करें। यदि मतदान स्थगित किया गया है तो अवधि का उल्लेख करें तथा विहित प्रतिवेदन तैयार करें। महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करें। प्रविष्ट के समय विशेष ध्यान दें। तो ये बहुत ज़रूरी जो डायरी है, ये पीठासीन पदाधिकारी की जो डायरी होती है चुनाव का आईना होता है, तो इसे ध्यानपूर्वक भरना चाहिए और जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसी के अनुसार भरना है। अब आते हैं मतपत्रों को तैयार एवं सीलबंद करना। तो मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान दल द्वारा 3 तरह के पैकेट तैयार किए जाएंगे। स्टैचुरी पैकेट यानी कि उसे विधिक लिफाफा कहते हैं, नॉन स्टैचुरी पैकेट यानी कि गैर विधिक लिफाफा, और तीसरा है अन्य लिफाफा। तो इस बार इस चुनाव में 3 लिफाफा ही हैं, तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा आसान है लिफाफा तैयार करना। अब इसके अंतर्गत आपको बता दें कि जो स्टैचुरी पैकेट है यानी कि विधिक लिफाफा है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ होंगे इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब जमा करते हैं उस समय इसकी आवश्यकता होती है। तो स्टैचुरी पैकेट जो है विधिक लिफाफा के तहत निम्नलिखित जो आपका देख रहे हैं कि सीलबंद लिफाफा रखा जाएगा। सभी जो भी होंगे उसमें सीलबंद होंगे, यानी कि मतदान सूची की चिन्हित प्रति, उपयोग में नहीं लाई जाने वाले जो मतपत्र हैं उससे, रद्द किए गए मतपत्र वह हुआ। उसके बाद निविदत मतपत्रों का लिफाफा और सूची, अभ्याक्षेपित मतों की सूची, मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची, व्यवहारित जो व्यवहार में लाए गए हैं मतपत्र उसका प्रतिपूर्ण, निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा निर्देशित अन्य कागजात। जो समय समय के हिसाब से ये बदल सकता है, जो सूचनाएं मिलेंगी वो उसके लिए भी एक रहेगा लिफाफा, उसमें आप इसे डाल के सील कर सकते हैं। इस पैकेट की जो स्टैचुरी पैकेट लिख कर के जिला, प्रखंड, पंचायत, मतदान केंद्र है, संख्या उसका और उसका नाम, संबंधित विवरण अंकित किया जाना है। यह पैकेट सीलबंद होगा। यह समझने का चीज़ है कि यह पैकेट सीलबंद होगा। अब आते हैं नॉन स्टैचुरी पैकेट, गैर विधिक लिफाफा। नॉन स्टैचुरी पैकेट जो होगा उसमें निम्नलिखित सीलबंद लिफाफा रखा जाएगा। और आपको बता दें कि ये भी सीलबंद होगा, लेकिन इसका एक अलग लिफाफा होगा। इसमें चिन्हित प्रति के भिन्न मतदाता सूची की प्रति, प्रपत्र 11 यानी मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र, प्रपत्र 15 दृष्टिहीन निःशक्त निर्वाचकों की सूची तथा साथियों की घोषणाएं, निर्वाचकों की आयु के संबंध में घोषणाएं, अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में प्राप्त हुई राशि तथा रसीद बुक का लिफाफा, अव्यवहृत नष्ट पेपर सील और दिखावती मतपत्र यानी कि मॉक पोल प्रमाण पत्र। तो यहाँ जो पैकेट है इस पर नॉन स्टैचुरी लिख करके जिला, प्रखंड, मतदान केंद्र संख्या एवं नाम अंकित किया जाएगा। तीसरा पैकेट जो है वो अन्य पैकेट जिसे हैं, इस पैकेट के में जो सामग्री रखा जाएगा वो आप यहाँ देखिए कि अन्य सभी सामग्रियाँ जैसे पूसर, मेटल सील, प्रभेदक चिन्ह, स्टाम्प पैड, मेटल रूल आदि इन पैकेट में के रूप में संग्रहण स्थल पर जमा किए जाएंगे। सीलबंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसी तरह से पैकेट में डाल करके इसको एक जगह बांध करके रखना है। और जो इन 2 जो पेपर हैं, पैकेट हैं, उनके अलावा जो पैकेट हैं उसके लिए ये सूचना है कि जो बची हुई जो भी आइटम है उसे तीसरे पैकेट में डाल देना है। अब है कि मतदान समाप्ति के समय गश्ती दल दंडाधिकारी को दी जाने वाली सामग्री, अब उन्हें क्या क्या सौंपना है। तो सीलबंद पोल्ड ईवीएम, जो सीलबंद है उसको पोल्ड जो पूरा बंद होगा वह ईवीएम सौंपना है दंडाधिकारी को। सीलबंद फोल्ड जो मतपेटिका है उससे सौंपना है। मतपत्र लेखा प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 2 प्रति में। पेपर सील लेखा प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 2 प्रति में। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा पत्र, विजिट सीट, उसके बाद है वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, परिनियत रिपोर्ट पैकेट जो होगा, परिनियत पैकेट। उसके अलावा उपयुक्त सभी सामग्रियां मतदान सामग्री के उपरांत पीसीसीपी, पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी तथा द्वितीय मतदान पदाधिकारी के उपस्थिति में संग्रहण स्थल पर जमा किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ संग्रहण स्थल पर जमा किया जाएगा।
अब है कि संग्रहण केंद्र पर सामग्रियों को जमा करना है। कैसे करना है? तो मतदान समाप्ति के बाद सभी सामग्रियां एवं प्रपत्र पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गश्त दल दंडाधिकारी पीसीसीपी को हस्तगत कराई जाएगी। गश्ती एवं दंडाधिकारी के साथ पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी एवं द्वितीय मतदान पदाधिकारी संग्रहण केंद्र पर जाकर सुरक्षित रूप से सामग्रियों को जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद है कि आप इस चुनाव से मुक्त हो जाएंगे और सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये चुनाव का जो स्वरूप है पंचायत चुनाव, इसमें थोड़ा सा अपनी समझदारी, बुद्धि विवेक से काम लेने की जरूरत है, तब जाकर के ये चुनाव अच्छे तरह से संपन्न होगा। तो इन्हीं चंद शुभकामनाओं के साथ आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए